बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आगे के लिए भी। अब जब जब आदरणीय अशोक जी कराते हैं योग निद्रा और शवासन, तब तब ऐसा लगता है जैसे प्राप्त हो गई है स्वर्ग आसन। तालिया तालिया कवि के लिए। क्या बात है। जी सर। और भी अगर किसी ने कुछ अपने विचार व्यक्त करने हैं अशोक जी के लिए, तो वो कृपया उनके लिए शब्द कहें। फिर हम आज के जो मुख्य वक्ता है उनका जो विषय था उसके ऊपर कुछ चिंतन करेंगे, बातचीत करेंगे। तो अभी कुछ 1 मिनट और अगर कोई बताना चाहे। जी ओम। जी जी। पटेल साहब के संबंध में हम पटेल साहब को प्रारंभ से ही मतलब जिस दिन से वो जुड़े हैं उस दिन से उनके साथ हैं, और निश्चित रूप से वो उनके योग कराने में प्रति जब भी वो योग कराने आते हैं तो कुछ न कुछ नया मिलता है, और उनके जो मतलब बहुत योग आहार में उनके बहुत परिवर्तन हुआ है, ऐसा हम महसूस करते हैं। और निश्चित रूप से उत्तरोत्तर वो प्रगति कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओम। धन्यवाद मेहरा जी। अब मैं आगे का संचालन करने के लिए आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करता हूं, वो अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। जी धन्यवाद। आज का जो सत्र था वो बड़ा एक महत्वपूर्ण सत्र के रूप में आज मुख्य वक्ता को ढूंढा गया था, इस आशय के साथ कि जो हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम जैविक और प्राकृतिक खेती में कार्य करते हैं, उसमें इतनी सारी चीजें हैं, उतनी सारी चीजें समझने के लिए हैं कि जब तक कि हम फाउंडेशन हमारी मजबूत नहीं होगी तो हम जैविक और प्राकृतिक खेती को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाएंगे और नहीं उसके ऊपर कार्य कर पाएंगे। आज के मुख्य वक्ता ने इसी विषय पर बातचीत करनी थी, अपने अनुभव सुनाने थे, और जैसा मैं कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमें अपनी धारणाओं में समय समय पर बदलाव करने की जरूरत है। हमें अपनी जो सोच लेकर के हम चल लेते कि ऐसा करने से ऐसा ही होगा, उस पर भी अगर कुछ नया प्रकाश मिलता है, नई जानकारी मिलती है, तो हमें उस पर आवश्यक परिवर्तन करने के लिए और अपने आप को लचीला बनाना है, नई जानकारी के विषय पर, नए तरीके से कार्य करने के विषय पर, और जो अच्छाइयाँ हैं उनको अपने अंदर लेने का निरंतर प्रयास करना है। हमारी धारणाएं कई बार अनुभव के आधार पर, बातचीत के आधार पर, हमारे एक दूसरे से संवाद के आधार पर बन जाती हैं, लेकिन कई बार धारणाएं में अगर परिवर्तन होता है तो कई बार हमें कष्ट हो जाता है। हमें कष्ट होता है कि अरे हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, अरे ऐसा भी करके क्या ऐसा हो सकता है। तो जैसा कि आज के हमारे योग शिक्षक ने कहा कि करके ही होगा, बिना करके तो खाली बातचीतें होंगी। तो जिस प्रकार से जो चीजें योग में लागू होती हैं वो हमारे प्राकृतिक और जैविक खेती में भी लागू होती है। तो आज का विषय उसी पर केंद्रित करते हुए इस चीज पर केंद्रित था कि जीवामृत कैसे बनाया जाए, जीवामृत को बनाने के हमारे तरीके क्या हैं। इस मंच पर हमने जीवामृत के विविध तरीके बनाने के ऊपर अनुभव आदान प्रदान किए, इस मंच के माध्यम से सीखा भी और उसको भी करने का प्रयास किया कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक हमारे किसान साथी आए थे, उन्होंने तो कहा कि मैंने 20-25 तरीके के जीवामृत बनाए, सफलता मुझे 4-5 तरीके के ही जीवामृत बनाने पर ही सफलता मिली। तो ऐसे ही फिर यह भी हुआ था कि हम जो डंडा इस्तेमाल करते हैं जीवामृत बनाने में, अगर उसमें हम गन्ने का ही उपयोग कर लें और उसको करें तो उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। ऐसे नाना प्रकार के अनुभवों का आदान प्रदान और भी रहे होंगे, उसका आदान प्रदान हुआ था। तो हम आज के जो मुख्य वक्ता थे उसी फाउंडेशन पर ही बातचीत करने वाले थे कि ये जीवामृत क्या है और ये कैसे बनाया जा सकता है।
तो आइए सबसे पहले हम आपस में ही चर्चा करें कि जीवामृत बनाने का सबसे जो प्रचलित तरीका है वो क्या है। आज एक तरह से जीवामृत के ऊपर रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। हमारे जो साथी नियमित रूप से जीवामृत बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, और फिर जब हमारे कुछ एक साथी बोलेंगे, अपने अनुभव बताएंगे, तो उसमें फिर हम आगे और चर्चा करेंगे इस विषय के ऊपर। अगर उस बीच में हमारे मुख्य वक्ता जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज एक विषय बहुत ही सामान्य विषय है, जीवामृत। कई वर्षों से हम जीवामृत को एक दृष्टिकोण से देखते आ रहे हैं, उसके बारे में समझ विकसित करते आ रहे हैं, उसके बारे में हम उसको करने का भी प्रयास कर रहे हैं, उसका उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो नए तरीके हैं उसके बारे में भी सुनते हुए शायद उसमें से भी कुछ नए तरीकों को लेते हुए उस पर भी कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो जीवामृत है, वो जीवामृत कैसे बन रहा है, उसके जो साधन है वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कौन उसको ला रहा है, और कौन उसकी देखरेख कर रहा है, इस विषय पर मेरे साथ के हमारे साथी अगर इस विषय पर अपनी बात रखना चाहें, अपने अनुभव बताना चाहें, तो हमें सुगमता होगी। एक तरह से आज हमारा ये रिवीजन हो जाएगा, हम रिवाइज कर लेंगे कि हमने अभी तक के जीवामृत बनाने की सबसे प्रचलित विधि क्या है। तो मैं एक एक करके मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे जो साथी जीवामृत को बनाते आ रहे हैं, अपना हैंड रेज करें और अपने अनुभव बताएं। जी, नारायण सिंह जी, उसके बाद सीएम राय जी, एक एक करके बताइए। जी, ओम सदन को प्रणाम। मैं लगभग 5 वर्ष से प्राकृतिक खेती कर रहा हूं और जीवामृत का ही उसमें उपयोग होता है। जीवामृत है, घनजीवामृत है, दशपर्णी अर्क है, इसी का उपयोग उसमें होता है अधिकतर। 5 वर्ष हो गया मेरे लिए। जीवामृत वैसे 3-4 विधि से मैंने बनाया है, मगर वह इतना कारगर नहीं हुआ। जैसे फलों के छिलकों का भी जीवामृत मैंने बनाया है और गन्ने का भी बनाया है। दूसरा, ये सतान सर ने एक बार बताया था कि पहाड़ों की मिट्टी का, अलग अलग पहाड़ों की मिट्टी का यदि लें, पेड़ों के नीचे की मिट्टी लें और उनका यदि जीवामृत अपन बनाए तो वो सबसे बेस्ट रहता है। वो भी मैंने बना के देखा था अपने सतपुड़ा की अलग अलग क्षेत्र की, पचमढ़ी की, इधर की मिट्टी ला करके, मगर वह इतना कारगर हुआ। सबसे प्रचलित मुझे गाय के गोबर और गौमूत्र का ही जीवामृत ज़्यादा पसंद आया और मैं उसी का उपयोग करता हूँ। तो जीवामृत में बनाने में अपने लिए देसी गाय चाहिए, गिर गाय है, साहिवाल है, अपनी तारपारकर है या मालवी गाय। जीवामृत में उसमें 10 किलो गोबर चाहिए गाय का और 10 लीटर गौमूत्र गाय का चाहिए उसमें, दोनों को, और 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन। इनका उपयोग 200 लीटर पानी में किया जाता है। अलग अलग बर्तनों में 2 किलो गुड़ घोल लो, 2 किलो बेसन घोल लिया, और बाल्टियों में पहले ड्रम में अपन ने गोबर घोला, बाल्टी में अलग, वो उसमें ड्रम में डाला, फिर गौमूत्र डाल दिया। जी नारायण मीना जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहती हूँ और हमारे आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय विनोद कुमार जी जुड़ चुके हैं सर, और मैं आदरणीय बहुत 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 बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार सर से निवेदन करती हूँ कि वो कृपया उनको आमंत्रित कर दे। जी जी जी, रंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप विनोद कुमार जी का स्वागत है, हम उनको देख पा रहे हैं। डॉक्टर विनोद कुमार सचान जी झांसी में है और कृषि विभाग में उप निदेशक के पद पर कार्यरत है। तो आज मैं जो चीज हम चर्चा करने का हम प्रयास कर रहे थे कि हम जीवामृत कैसे बनाते हैं, उसके अनुभव क्या है, उसके लिए जो सामग्री है कहाँ से लाते हैं, और उस विषय पर नवाचार क्या हुआ है जो हमने इस मंच पर पूर्व में भी किए थे। लेकिन आज डॉक्टर विनोद कुमार जी इस जीवामृत के बारे में अपने अनुभव, जिसके वजह से उनके साथ जुड़े हुए हजारों लाखों शायद किसान लाभान्वित हुए हैं, और उन्होंने अपना इस कार्य में बहुत अपना एक शोध के रूप में जो कार्य किया है,
मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ इस विषय पर बोलने के लिए कि जीवामृत के बारे में जो हमारी प्रचलित जानकारी है, उसके अलावा जब आप बोलेंगे और अपने नई तरीके से जीवामृत को समझाने का प्रयास करेंगे, तो कृपया हमारे साथी किसान वैज्ञानिक कृपया हतोत्साहित नहीं होकर के हर एक चीज को लेते हुए, उसको समझते हुए, उस पर कार्य करते हुए, अपने जब अनुभव इस मंच पर पुनः कुछ दिनों बाद सुनाएंगे, तो हम चीज को आगे बढ़ाते हुए इस हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जितने भी प्रश्न आते हैं उनको आप सजो कर रखिए, या तो चैट बॉक्स में डालिएगा, या फिर जब विनोद कुमार जी का वक्तव्य हो जाता है तो उसके बाद एक एक करके हैंड रेज करके अपनी बात कहेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर विनोद जी से कि कृपया आप आए और इस मंच को अपने अनुभव बताएं। जी विनोद जी, नमस्कार, धन्यवाद आपका। कृपया अनम्यूट कर लीजिएगा, आप म्यूट हैं अभी। जी आज जी। के इस कार्यक्रम में जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। ये विषय जो जीवामृत का विषय है, बेसिकली जीवामृत पहले नहीं आएगा, पहले आएगा हमारा जीवन। क्योंकि आज जीवामृत का उपयोग हमें क्यों करना है पहले ये समझना है। जीवामृत तो हम बता देंगे। मित्र, आज सभी लोग ध्यान दें कि दो तरीके के लोग हैं देश में। एक है जो भोजन उगाता है और कुछ लोग हैं जो भोजन खाते हैं। आधुनिक कृषि तकनीकियों के कारण जो आधुनिक कृषि तकनीकियां बेसिकली मैं जो देख पा रहा हूं कि एक समय था 1960-50 के दशक का, जब हमारे पास एक्चुअली फूड ग्रेन की कमी थी। तो उस फूड ग्रेन की कमी को पूरा करने के लिए हमारे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के वैज्ञानिकों से आह्वान किया था, किसानों से भी आह्वान किया था कि एनी हाउ कुछ भी करके हमको भोजन, मरता क्या न करता, पहले भूख थी तो भूख को शांत करने के लिए हुआ कि जैसे भी हो हमको खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है। तो उन्नतशील प्रजातियों का प्रयोग हुआ, फिर फर्टिलाइजर का प्रयोग हुआ, फिर इरिगेशन की फैसिलिटी बढ़ाई गई, फिर पेस्टिसाइड आ गए। और नो डाउट 1960 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति का परिणाम ये हुआ कि 1990 में हमारा देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। उसके बाद देखा गया 1990 के बाद कि हमारे खाद्यान्न के क्षेत्र में तो मैं आगे निकल गया, लेकिन हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी थी, यानी सॉइल में जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है वो बेसिकली होना तो चाहिए 1% से ज़्यादा, और 1950 के दशक में ये ऑर्गेनिक कार्बन 0.6% हमारे देश की सॉइल में था। 1990 के दशक में ये घट करके 0.35 रह गया, 34 तक, 0.4। और वाटर लेवल जो था, जो 30, 40, 50 फुट पर ग्राउंड वाटर लेवल होता था, वो खिसक करके 90, 100, 200 फुट पर पहुंच गया। लोगों में बीमारियां बढ़ी, भोजन में वो टेस्ट वैल्यू भी थोड़ी सी घटी। तो एक बार कुछ बुद्धिजीवियों ने सोचा कि भाई अब एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर चला जाए। इधर क्या हुआ कि 30 सालों में जिन लोगों ने किसानों के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था उनको बहुत तकलीफ हुई कि अगर ऐसा होता है कि बिना रसायन के, बिना पेस्टिसाइड के खेती होगी तो हमारे ये इतने बड़े बड़े बिजनेस हैं, इनका क्या होगा। वो एक लॉबी है जो किसान को सही बात समझने में बाधा है। मेरा अपना मानना है कि देखिए, धरती माँ, किसी ने कहा है तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। देश का सारा किसान फार्मिंग कहाँ करता है? खेत में, मिट्टी में। और मिट्टी के साथ, खेत के साथ हम आज भी कोई जागरूक नहीं है, मतलब तहे दिल से कि हाँ यस, खेत में ही खेती करनी, और अगर खेत की हेल्थ सही है तो मेरी सारी प्रॉब्लम सही हो जाएंगी। तो खेत को इग्नोर करके अच्छे बीज पर आ गए, अच्छे फर्टिलाइजर पर आ गए, अच्छे पेस्टिसाइड पर आ गए, आधुनिक कृषि यंत्रों की शरण में चले गए और नाना प्रकार की टेक्नोलॉजी मेरे सामने आई। किसान की एक मजबूरी है कि आज अगर कोई किसान पेस्टिसाइड से, फर्टिलाइजर से ऊब भी चुका है तो वो बेचारा सोशल मीडिया में खोजता है कि रास्ता कहाँ है।
तो फिर रास्ता वही मिल गया। ऐसे रास्ते मिले कि मुकाम नहीं मिला, मतलब उसको लगा तो एक बार कि चलो ठीक है, अच्छा है, मैं करके देखता हूँ, लेकिन जिस अपेक्षा के साथ वो आगे बढ़ा वो उसको पूरा नहीं हुआ। ये जीवामृत की जो बात है, जीवामृत में हम सब किसानों को, देश के बुद्धिजीवियों को सिर्फ इतना समझना है कि पीछे वर्षों में हमने फसल सुरक्षा के नाम पर कुछ ऐसे पेस्टिसाइड यूज किए जिसकी वजह से केंचुआ मर गया, दीमक मर गई, चींटी मर गया, चींटा मर गया, और ढेर सारे ऐसे आंख से न दिखने वाले बहुत से जीव होते हैं। इस संसार में जो हमको आंख से दिखता है उनकी संख्या बहुत कम है, जो आंख से नहीं दिखती है चीजें वो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। कहा गया है, वेद में लिखा है कि स्थूल जगत की माया से सूक्ष्म जगत की माया ज्यादा बलशाली होती है। मित्र, धरती को मैं जब माँ कहता हूँ, माँ का मतलब सीधा सीधा है कि वो लिविंग है, जिंदा है। जिंदा किसकी वजह से कि धरती में रहने वाले बहुत सारे जीव हैं, जो कुछ को मैं आंख से देख पाता हूँ, कुछ को आंख से नहीं देख पाता हूँ। जब जीवामृत की बात आती है कि जीवामृत है क्या, तो ये बेसिकली समझना सिर्फ इतना कि जब मैंने कोई खतरनाक पेस्टिसाइड जमीन में डाला, जो पेस्टिसाइड दीमक को मार सकता है वो केंचुए को भी मारेगा और मिट्टी में रहने वाले अनंत प्रकार के जीवाणुओं को भी मारेगा। वही हुआ। तो आज जो जीवामृत की बात, हमको सिर्फ इतना समझना है कि मैंने पेस्टिसाइड डाल करके कितने प्रकार के जीवों को मारा होगा तो किसी को पता नहीं। रियली ये है कि किसी को नहीं पता कि हमने 1000 प्रकार के माइक्रोब्स को मारा, कि 10,000 प्रकार के माइक्रोब्स को मारा, कि 200 प्रकार के। ये परमात्मा की माया, प्रकृति की माया तक कोई जान नहीं सका। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मैंने केवल राइजोबियम, बायो फर्टिलाइजर के नाम पर केवल राइजोबियम पढ़ा था। आज इस उम्र में आकर के ये 27-28 नाम आ गए मेरे सामने। एक चीज समझना कि जब वैज्ञानिकों ने कहा था कि ये एक है, तभी ये 27-28 थे, और आज जब हम कहते हैं कि ये 27-28 है तो मैं मानता हूं कि हो सकता है कि 27-28 हजार हों। तो ये जो मार दिए मैंने जीवाणु, ये मिलेंगे कहाँ? तो ये सिंपल सी बात है, जहाँ मनुष्य की दखलंदाजी नहीं है, जहाँ खेती नहीं की गई है, जहाँ पेस्टिसाइड नहीं प्रयोग किए गए हैं, जहाँ बायोडाइवर्सिटी रिच है। जैसे कि एक नंगी जमीन है, अगर वहां किसी ने पेस्टिसाइड नहीं डाल, जंगल नहीं है, तो वहां भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनके मरने के रीजन है, या तो ये गर्मी से मरेंगे या ये पेस्टिसाइड से मरेंगे। तो जिस जमीन में पेड़ नहीं है, वृक्ष नहीं है और खेती नहीं की गई, कोई सोचा कि वहां तो खेती नहीं की गई, वहां होंगे, तो वहां भी नहीं होंगे। बेसिकली ये मिलेंगे रिच फॉरेस्ट एरिया में। तो मैं ये जीवामृत, जो आधुनिक जीवामृत जिसकी बहुत सारी देश में चर्चा है, और किसी जमाने में मैं फिर बता दूं, आज के ठीक 5 साल पहले इस जीवामृत को, जो प्रचलित जीवामृत है, इसको देश का कोई साइंटिस्ट मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जब इस चीज को सरकार ने अपने हाथ में लिया, या गवर्नमेंट के नुमाइंदे इस जीवामृत की बात करने लगे, तब से किस कारण से पता नहीं, सारा देश का वैज्ञानिक इस जीवामृत को मानने लगा और कहता जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, ऐसा चल पड़ा। हमको करीब करीब ये मानिए कि 3-3.5 लाख किसान जुड़े हुए हैं, और डायरेक्टली तो करीब करीब 11,000 किसान जो मेरे यहाँ आना जाना है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़े हैं, ऐसे 11-12 हजार किसान हैं। वो सारे के सारे किसान ये जीवामृत बना के देख चुके, और ये जीवामृत जो लोग बोलते भी हैं, आप ओपनली देख लेना, बाजार में जो बीज की बात करता हूँ वो यही करता है कि यार 1 एकड़ में अपने लिए तो करो। ये बात क्यों कहता है कि अगर किसी किसान के पास 10 एकड़ जमीन है तो 10 एकड़ में क्यों ना करे, वो 1 एकड़ में क्यों करे? तो सीधी सीधी बात है, प्रोडक्शन गिरता है। एक तरफ बुद्धिजीवियों की चिंता है कि अगर मैं प्राकृतिक खेती की ओर गया तो देश का प्रोडक्शन गिर जाएगा। तो आप पूरे देश का किसान तो प्रोडक्शन नहीं गिरा सकता, और ये भी अच्छा नहीं है कि 14 करोड़ किसान अपने लिए 1-1 एकड़ में अच्छा करें, और देश के जो 40% उपभोक्ता हैं जो खरीद करके खाते हैं उनको केमिकल खिलाया जाए।
मेरा मानना है कि पूरा देश जो है ना अच्छा भोजन करे, और अच्छे भोजन के लिए हमको जमीन को अच्छा करना जरूरी, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। खेती हम लोग खेत में करते हैं, लेकिन खेत को ध्यान में नहीं रखते हैं कि खेत है क्या। मेरा पूरा 17 साल का जो रिसर्च है, जो शोध है, जो मेरे व्यवहारिक अनुभव है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को लेकर के हैं कि मैं अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इम्प्रूव करूं ताकि हमको पेस्टिसाइड कम से कम डालने पड़े या न डालने पड़े, या फर्टिलाइजर बिल्कुल बंद कर देने पड़े, और प्रोडक्शन न गिरे। ये भी तय है कि प्रोडक्शन नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि एक गरीब किसान है, छोटा किसान है, अगर उसको मान लो 20 कुंटल अनाज पैदा करता है और मैं कोई ऐसी तकनीकी बताऊं कि जिसके उसका उत्पादन 12 कुंटल हो जाए, तो भी बेचारा नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। उत्पादन वो अगर 20 कुंटल लेता था तो 20 कुंटल ही हो, और उम्मीद की जाए कि उसका 22 कुंटल हो जाए तो और अच्छा। ऐसी टेक्निक कि उत्पादन ना गिरे और केमिकल से मैं बच जाऊं, तो पूरे देश का कल्याण हो जाएगा और धरती माँ खुश हो जाएगी। तो मैं सन 2009 में एक कबीर रहीमदास जी का दोहा है, रहीमन बिरवा खेत में सींचे ते कुम्हलाए, रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरियाए। वो एक दोहा हमको ऐसा हिट किया कि मैं जंगल गया, और उन 2009 से लेके 2014 तक मैं कंटिन्यू 2-2, 4-4, 6-6 दिनों के लिए जंगल की यात्रा पर निकलता रहा, और जंगल का अध्ययन किया कि जैसे आप सब लोग जानते हैं मित्र कि किसी भी फॉरेस्ट एरिया में जाएंगे तो खड़े पहाड़ हैं, और लेकिन सारी वनस्पतियां मुस्कुराती हैं, सारे वृक्ष अच्छे हैं, और आंधी तूफान में कोई वृक्ष गिरता भी नहीं है। जबकि किसान, हम लोग जब कोई फसल उगाते हैं तो उसको पानी भी देते हैं, फर्टिलाइजर भी देते हैं, फिर भी बीमारी लग जाता है, फिर भी कीड़ा लग जाता है। जंगल में आप देखेंगे ना तो कोई पानी देता है, ना कोई फर्टिलाइजर देता है, ना कोई। आप 4 दिन जंगल में रह करके वहाँ हजारों प्रकार की, सैकड़ों प्रकार की वनस्पतियां होंगी, उसको आप शार्प नजरों से देखने की कोशिश करना कि किसी भी वनस्पति में और किसी भी पेड़ में कोई भी बीमारी नहीं है और किसी भी प्रकार का कीड़ा नहीं है। ऐसा नहीं कि वहाँ बीमारी के पैथोजन नहीं है, इंसेक्ट नहीं है, बट वो नेचुरली मैनेज्ड है। प्रकृति उनका मैनेज खुद करती है। इंसेक्ट होगा पत्ती काटने वाला, बट पत्ती काटने वाले इंसेक्ट को नष्ट करने वाला भी कोई ना कोई है। प्रकृति की व्यवस्था इतनी खूबसूरत है कि अगर मैं उसको एक बार समझ लूं तो मेरी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो मैं मित्र 4 साल तक लगातार जंगल से मिट्टी लाता रहा, उसको ड्रम में डाल करके उसको रिसर्च करता रहा। क्योंकि मैं झांसी में रहता हूँ, और झांसी में करीब करीब 5-6 हजार किसान तो मेरे ऐसे थे जो मुझको गुरु जी कहते थे, मेरी बातें सुनते थे। तो उनको मैं निःशुल्क, फ्री ऑफ कास्ट 10 किलो किसी को घन जीवामृत बना के दे दिया, उसी ड्रम के कल्चर से मिला करके। तो उसको जो रिजल्ट आया वो कह रहा साहब, जहां मैंने मूंगफली में ये डाला था उसकी मूंगफली हमारी ज्यादा पैदा हुई, वो बहुत खूबसूरत मूंगफली है, खाने में टेस्ट भी अच्छा है। उस एरिया में हमको बीमारियां भी कम नजर आई। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कंप्लीटली सब कुछ समाप्त हो गया, बट किसान का कहना साहब बीमारी नहीं आई। कई सारी फसलों में किसानों ने, क्योंकि मेरे पास तो उस वक्त जमीन भी नहीं थी जब मैं ये इस विधा में आगे बढ़ रहा था, तो मेरे जो ट्रायल लगते थे वो किसानों के यहाँ लगते थे, वो किसान खुशी खुशी करता था। आज की तारीख में मैच्योरिटी आ चुकी है। अब देखना आपको, अभी आप मिट्टी की जांच कराएंगे तो मिट्टी की जांच में क्या है कि देश का किसान पोटैशियम उर्वरक नहीं यूज करता है। 20 साल पहले कोई मिट्टी की जांच कराया होगा तब भी उसके खेत में 200-250 किलो पोटाश निकली होगी, और आज भी मिट्टी का जांच कराएगा तब भी वो 200-250 किलो पोटाश निकलेगी। फास्फेटिक फर्टिलाइजर किसान धान में भी 60 किलो देता है, गेहूं में भी 60 किलो देता है, यानी एक साल में 120 किलोग्राम एक हेक्टेयर में वो फास्फेट डालता है। मिट्टी की जांच जब कराएगा तो उसको फास्फेट 4.5 किलो मिलेगा या 9.5 किलो मिलेगा। भाई अभी वैज्ञानिक कहते हैं कि फास्फेटिक फर्टिलाइजर की 30% मात्रा क्रॉप यूज करती है, शेष मात्रा वहीं अनसोल्यूबल फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती है। तो किसान ने धान काटा, गेहूं काटा, उसके बाद मिट्टी का नमूना लिया तो 9 किलो उसके यहाँ फास्फेट कैसे मिली, जबकि उसके यहाँ तो बेसिकली इसी साल की अभी 90 kg पड़ी हुई है।
तो मेरा मानना ये है कि खेती बेसिकली दर्शन का विषय है। परमात्मा ने कहा है, हे पुत्र, मैंने तुमको आंख दिया है, कान दिया है और दिमाग दिया है। तुम अपनी आंख से अपनी सॉइल और सॉइल की बायोडाइवर्सिटी को अपनी आंख से देखो, सॉइल के नीचे के ग्राउंड वाटर को अपनी आंख से देखो, अपने कानों से हमको सुनो, अपने दिमाग से निर्णय लो कि मैं तुमको निरंतर मैं ही पालूंगी, मैं ही पालती आई हूँ। एक बार तो तुम अब सच्चे आंखें खोल करके और अपने दिमाग से सोचो कि ये धरती माँ, तूने मेरी हजारों पीढ़ियों को पाला है, मेरे मरने के बाद भी तू ही पालेगी, तो क्यों ना मैं धरती माता के बारे में सोचना शुरू करूं। तो मैं जो जीवामृत की कहानी बताता हूं, देखिए अभी किसान ने गेहूं काटा, कोई क्रॉप काटी और कुछ रेजिड्यू छूट गया, क्योंकि वो हम निकाल नहीं सकते, धरती के नीचे है। और चूंकि जमीन के नीचे पैरेलल बिल्कुल काट नहीं सकते, तो कुछ ऊपर का छूट गया, कुछ नीचे का छूट गया। अब प्रश्न ये है कि ये धरती का भोजन है, जो कार्बनिक पदार्थ खेत में जाने अनजाने छूट गए वो धरती का भोजन है, बट ये पचेगा कैसे, पचाएगा कौन? तो पौराणिक कथाओं में जाएंगे तो शिव की सेना है, यानी धरती को शिव कहा गया और शिव के पास बहुत सारे गण हैं। और समुद्र मंथन की कहानी में कहा गया था कि विष निकला, विष को शिव ने पी लिया और विष शिव ने वचन दिया था कि तुम मुझको विष देते रहना, मुझसे अमृत लेते रहना। तो कार्बनिक पदार्थ, कचरा, कूड़ा कचरा जमीन में जितना अधिक से अधिक डाल सकते हो डालो, और वो सड़ जाए उसके लिए जीवाणु डालो। जो कि जीवाणु, आज जब मैं पेस्टिसाइड नहीं यूज करता तब जीवामृत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि तब मेरे खेतों की मेड़ों पर पेड़ होते थे और मैं ग्रीन मैनोरिंग करता था, कभी परती छोड़ देता था, तो वह प्रक्रिया, नेचुरल प्रक्रिया अपने आप चलती थी। इधर क्या हुआ कि माँ अपने लिए जब कुछ करती है, धरती माँ का काम है कि सारे बच्चों को दूध पिलाएगी। माँ का काम मनुष्य को पालना नहीं है, माँ का काम इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक जीव को पालने का है, और इसके लिए माँ कुछ करती है। अब जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं अपने लिए गेहूं, चना, मटर बोता हूँ, लेकिन बकरी के लिए, चूहे के लिए, खरगोश के लिए, हिरण के लिए कौन कोई किसान खेती करता है क्या? तो उसके लिए माँ स्वयं खेती करती है। तो आज की तारीख में जो वीड्स हैं, खरपतवार जिनको कहा जाता है, वो खरपतवार मनुष्य ने कहा कि ये वीड्स है, बट वो वीड्स नहीं है, वो भी एक क्रॉप है। वो क्रॉप मनुष्य के लिए ना होकर के किसी और के लिए होगी। तो खेती का तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, किसान जो खेती करता है उसका एक मूल मंत्र है कि वो एक बात पर विचार करे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। देखिए, मैं अपने पूर्वजों के द्वारा बताई गई बात पर अगर अमल करूंगा तो मुझे ज्ञान प्राप्त होगा कि मनुष्य का, चूंकि मनुष्य धरती की सबसे खूबसूरत रचना है, तो मनुष्य का धर्म है कि वो बगिया का, इस धरती रूपी बगिया का माली है। तो उसको सोचना चाहिए कि ये धरती मेरी अकेले नहीं है, इस धरती पर रहने वाले जितने भी जीव हैं सब परमात्मा की रचना है, और सबको यहाँ खाना है, पीना है, हंसना है, मुस्कुराना है। तो मनुष्य का धर्म है कि खेती करते समय इस बात का विचार करे कि सर्वे भुवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे ईश्वर, इस धरती का समस्त प्राणी सुखी और निरोगी रहे, इसलिए मुझे पेस्टिसाइड, खरपतवारनाशी और कीटनाशक तो बिल्कुल डालने ही नहीं। कसम खा लीजिए कि अगर आप कीटनाशक और खरपतवारनाशक डालेंगे, दलील देंगे कि साहब मैं क्या करूं, वीर्स इतना है, मैं क्या करूं, कीड़ा इतना है इसलिए मैं लग रहा है, तो मित्र ध्यान रखना, आज आधी आबादी देश की अस्पताल में चिकित्सकों की शरण में है और सारे लोग खुश हैं। एग्रीकल्चर पेनोर खुश हैं कि उनका माल बिक रहा है, वो करोड़ों कमा रहे हैं। चिकित्सक भी खुश है क्योंकि उनका भी धंधा आराम से चल रहा है, और बिजनेसमैन भी खुश है। एक जो पीड़ित व्यक्ति है वो है किसान और उपभोक्ता। जाने अनजाने पैसे की तलाश में जब हम निकले तो स्वास्थ्य को दांव पर लगा बैठे। तो मेरा जो जीवामृत का कहानी है मैं तुम्हें बता दूं, मैं जंगल से मिट्टी लाया था और 43 लोकेशन की लाया था। अभी 3 लोकेशन की मिट्टी पिछले साल फिर लाया हूँ। उसका ढेर सारा कंसोर्सिया मेरे पास है। डेली हमारे पास 1 या 2 या 4 किसान, कल 5 किसान आए थे, 3 महाराष्ट्र के थे, एक नर्मदापुरम मध्य प्रदेश का था, एक हरियाणा का था। ये सब जीवामृत ले जाते। मैं किसान से कहता हूं कि अगर आपके आसपास 100-200 किलोमीटर दूर कहीं फॉरेस्ट एरिया है तो वहां आज भी अगर जाएंगे, अप्रैल का महीना है, और जिस पेड़ के नीचे ढेर सारा बायोमास इकट्ठा होगा जंगल में,
पेड़ हो, पेड़ के नीचे ढेर सारा बायोमास यानी फल पत्ते उसके सब पड़े हों, उनको हटाएंगे तो आज भी वहां थोड़ा सा नमी युक्त मिट्टी निकलेगी। उस मिट्टी में नेचुरली इस सृष्टि में जितने भी बेनिफिशियल माइक्रोब्स होने चाहिए वहां पर सब मिलेंगे। बस उसी मिट्टी को लाना है। जीवामृत में सबसे जो अच्छी चीज है वो है रिच सॉइल कि हम एक दिमाग से सोचेंगे कि वो बिल्कुल बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छी मिट्टी है, यहाँ तो परमात्मा की संपूर्ण माया होगी और वहां निश्चित होगी भी होगी। तो बस वही मित्र जंगल की मिट्टी ला करके ड्रम में डालना है और जिसके पास जितनी जमीन है, जैसे हमारा वाला जो जीवामृत मैं कहता हूं कि आपको एक बार बनाना है। 5 एकड़ अगर किसी किसान का जमीन है तो उसको केवल 125 लीटर बनाना है। अगर 9-10 एकड़ जमीन है तो उसको 200 लीटर बनाना है। 2 एकड़ जमीन है तो उसको 50 लीटर बनाना है। 50 लीटर बनाने के लिए वो 1 किलो 2 किलो मिट्टी ले आएगा और 100 लीटर बनाने के लिए 3 किलो मिट्टी ले आएगा और 200 लीटर बनाने के लिए 5-6 किलो मिट्टी ले आएगा। मिट्टी को कोई तौलना नहीं है, वो सब चलता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का। ड्रम में मैंने डाल दिया और पानी भर दिया अपने जरूरत के हिसाब से, 50 लीटर 100 लीटर 200 लीटर। अब मैं 200 लीटर की बात बताता हूं, क्योंकि उससे आप कैलकुलेशन करना। अगर किसी किसान के पास 10 एकड़ जमीन है तो मैं कहता हूं 200 लीटर का जीवामृत बनाएगा, 5 किलो मिट्टी डालेगा, 200 लीटर पानी भर देगा और इसमें 2 महीने में बनना है, इसको ध्यान रखना। अगर मिट्टी की मात्रा मैं 15 किलो कर दूं, किसी किसान भाई को बहुत जल्दी बनाना है तो मिट्टी की मात्रा 3 टाइम कर देगा तो 20 दिन में बना लेगा। लेकिन मैं 5 किलो मिट्टी और 2 महीने का एक शेड्यूल लेके चल रहा हूं, फिर आगे बताऊंगा कि कम ज्यादा भी कैसे बना सकते हैं। तो 5 किलो मिट्टी डाल दिया, 200 लीटर पानी भर दिया। अब 2 महीने में उसको 28 से 30 किलो भोजन देना है। पूरी चीनी दे सकते हैं, पूरा गुड़ दे सकते हैं, आधी चीनी आधा आटा दे सकते हैं, आधा गुड़ आटा दे सकते हैं। टोटल 2 महीने में मुझको 28 केजी भोजन देना है इस जीवाणु को। 1 टाइम दे सकते हैं, 2 बार में दे सकते हैं, 3 बार में दे सकते हैं, यानी 28 केजी हमको भोजन देना है। अब देखना, जो चीज मित्र, चूंकि माइक्रोब्स जो है माइक्रो पार्टिकल्स और नैनो पार्टिकल्स। माइक्रोब्स चूंकि बीज की इकाई है तो वो माइक्रो पार्टिकल, जैसे आटा मैंने दिया तो आटा तो माइक्रो पार्टिकल से, आटा का भी जीवाणु के किसी काम का नहीं है। आटे के पार्टिकल को नैनो पार्टिकल में बदलने के लिए 25, 30, 35 दिन लगेगा, तब तक आटा वो बेकार पड़ा रहेगा। इसलिए मैंने कहा कि आपको गुड़ या चीनी देना है। चीनी गुड़ के साथ क्या, वो डिजॉल्व हो जाती है। गुड़ या चीनी जैसे पानी में घुलेगा तो नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नैनो पार्टिकल्स बेसिकली होते ही है घुलने के बाद। तो माइक्रो बैक्टीरिया नैनो पार्टिकल को ही एब्जॉर्ब कर सकता है। देखिए, ना तो उसके पास मुंह है, ना उसके गुदा द्वार है, ना वो खाता है, ना वो हगता है। वो तो केवल तरल रूप में कोई चीज एब्जॉर्ब करता है, उसकी सेल बढ़ जाती है, फिर 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, ये उसका क्रम है। तो 28 किलो चीनी लगेगी और ये 2 महीने में रेडी हो जाएगा। और करना क्या है, अब 1 एकड़ जमीन जब वो खेती करेगा और अगर वो पानी लगाता है, बाई चांस जैसे कोई किसान कोई क्रॉप बोने के लिए खेत में पहले पानी भरता है, फिर ओटाने के बाद जुताई करता है, तो अगर उसने खेत में पानी भर दिया तो इस जीवामृत से 20 लीटर मात्रा लेगा और 35-40 जगह मग्गे से आधा आधा लीटर फेंक आ जाएगा। पानी के घुल करके बैक्टीरिया पूरे सॉइल में बैठ जाएगा। अगर किसी किसान के खेत में पानी भरने वाली सिचुएशन नहीं आती है, नमी हो जाती है, तो वो जब जुताई करेगा तो ये 20 लीटर इससे लिक्विड निकालेगा और 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद में मिलाएगा और यूरिया की तरह बिखेर करके पीछे से जुताई कर देगा। ये बैक्टीरिया सॉइल की सरफेस पर ना पड़ा रहे, खास करके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने में, क्योंकि सूरज की रोशनी का अगर अपर सरफेस पर माइक्रोब्स पड़ा रहा, वो नीचे एंट्री नहीं मार पाया तो धूप से मर सकता है, क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए पानी के रास्ते से जाएगा तो नीचे एंट्री कर जाएगा, या गोबर की खाद में मिला करके मैं डाल दूंगा, अब जुताई कर दूंगा तो नीचे पहुंच जाएगा। ये जीवामृत करता क्या क्या, देखिए आप। पहले तो मैंने बोला कि आज के 70 साल पहले जब फर्टिलाइजर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कोई यूरिया, डीएपी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जानता ही नहीं था, तब भी तो खेती हो रही थी।
धरती माता इटसेल्फ इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हम जो क्रॉप से लेंगे, जो फसल उगाएंगे, हम खाएंगे तो हम शौच क्रिया करके अपना मल वहीं विसर्जित कराएंगे, मेरा एनिमल खाएगा तो उसका गोबर वहीं चला जाएगा, या जो चीजें बेकार थी वो मैं घूरे में डाल देता था, और घूरा जब खत्म हो जाता था तो उसको खेत में डाल देता था। एक सीधा सीधा साइकिल है। इधर किसान ने क्या किया, जब से उसको यूरिया डीएपी हाथ में लगा ना, आप पूरे देश के किसी भी गांव में देख लीजिए, गोबर को लावारिस लोग सड़कों के किनारे पक्की सड़कों के ऊपर फेंक देते हैं, वो कभी सड़ता नहीं है। और चूंकि जगह नहीं बची, अब अगले साल भी तो गोबर फेंकना वहां पर, इसलिए मजबूरी में उठा करके खेत में पटक आते हैं अप्रैल मई के महीने में। खेत की मेड़ें कहीं बची नहीं है। तो अब क्या हुआ कि बारिश हुई और खेत में हल्का सा 1% का भी स्लोप हुआ, और अगर 28 जून को 2 जुलाई को अच्छी बारिश हो गई तो एक किसान ने, जिसने अपने खेत में 2 10-20 कुंटल गोबर डाला था, वो बह करके फिर कहीं और चला गया। हमको यूरिया मिल गई, डीएपी मिल गई। वैज्ञानिकों ने भी कहा भाई इतना डीएपी डाल दोगे तो तना मजबूत हो जाएगा, इतना यूरिया डाल दोगे तो वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, इतना पोटास डाल दोगे तो दाने में चमक आ जाएगी। बस साइकिल से लाना यूरिया डीएपी मोटरसाइकिल पे और डाल देना, कौन गोबर में हाथ डाले। ये जीवामृत जब मैंने डाला तो इससे क्या काम हुआ कि इसने जो खेत में अनसोल्युबल फॉर्म में फास्फेट पड़ी थी उसको सोल्युबल बना देगा और पौधों को मिल जाएगा। तो मेरा वाला जीवामृत केवल 20 लीटर आप डालेंगे। फास्फेटिक फर्टिलाइजर जीवन भर भूल जाइए कि फास्फेटिक फर्टिलाइजर भी डालने चाहिए, कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन हाँ, नाइट्रोजन एक ऐसी चीज है कि वो नाइट्रोजन तो चाहिए वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, और नाइट्रोजन मन की तरह चंचल है। देखिए यूरिया जो मैं डालता हूँ, फास्फेट तो अनसोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती, लेकिन यूरिया के साथ ऐसा नहीं। नाइट्रोजन या तो पानी के साथ नीचे लीच कर जाएगी, या खेत जब सूखेगा तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। धान, गन्ना, गेहूं, कपास जो है जंगल की मिट्टी से बना लें या मेरे यहाँ से आकर के ले जाएं, और देश में कम से कम हर राज्य में, कई राज्यों में लोग इसको ले जा चुके हैं, तो उनको मैं बता देता हूं कि ये सज्जन मेरे यहाँ से ले गए थे, ये आपके यहाँ से शायद 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर होंगे, इनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ से जो ले गए बहुत सज्जन किसान है, वो मैं उनको फ्री ऑफ कास्ट देता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कास्ट ही देते हैं। आप 5 लीटर वहां से भी ला सकते हैं। कोई ऐसा थोड़ा सा कंजूस हो सकता है, कहेगा कि 5 लीटर नहीं दूंगा, केवल 1 लीटर दूंगा, तो 1 लीटर आप ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसमें जो पैथोजन, इसमें जो माइक्रोब्स चले गए जमीन में, तो आप मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे किसान वेजिटेबल की खेती करते हैं, फ्रूट्स की खेती करते हैं, और आज देश का सिनेरियो ये जो मुझको मैडम ने बताया था कि ये जो हमारा ग्रुप है ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है कि आहार, मतलब कैसा आहार खाया जाए। अभी आप देखना, डॉक्टर बोलता है कि अगर हेल्दी रहना तो फल खाइए, दूध खाइए। आज देश में सिंथेटिक दूध है 70%, दावे के साथ विनोद कुमार चांद कहते हैं कि 70% लोग सिंथेटिक दूध पी रहे हैं। जब फलों की बात आती है तो मेरे देश के सारे किसान जुड़े हैं। सेव वाला किसान भी कहता है साहब मैं तो अपने सेव के बागान में 2 लाख रुपए का पेस्टिसाइड डालता हूँ 1 एकड़ में। अंगूर का किसान कहता है साहब हम भी 2 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। अनार का किसान भी यही कहता है कि 1 लाख का मैं भी डाल देता हूँ। यानी और वेजिटेबल की किसी भी किसान से पूछ लेना कि भाई 1 एकड़ मिर्चा लगाया तो कितना पेस्टिसाइड डाला, तो बताता है कि साहब 55,000 का डाल चुके हैं। हम लोग भोजन खा रहे कि जहर। मतलब पूरी आबादी को पैसे, कागज के नोट का ऐसा नशा आया कि मैं चाहे मर जाऊं, कल मरता हूं तो आज मर जाऊं, लेकिन मुझे कागज का नोट मिल जाए। मैं इसी भ्रम से लोगों को निकालने के प्रयास में लगा हूं कि मित्र कागज का नोट भी मिलेगा। ऐसा काम करिए कि कागज का नोट भी हो, भौतिक संसाधन भी हो, आपके हाथ में आपकी हेल्थ भी हो, आपका मन भी साफ सुथरा रहे। और ये तब संभव है जब मेरी धरती माँ का आंचल साफ सुथरा रहेगा, धरती माता की कोख उर्वर रहेगी। तो धरती माता की कोख को उर्वर बनाए रखने का अभियान है जीवामृत। अब जो जिस जीवामृत की बात आप कर रहे थे मित्र, मैं किसी भी व्यक्ति को गलत नहीं मानता हूं। जानकारी आज हमको समाज से ही मिलती हैं, किताबों से मिलती हैं। कई बार समाज में लोग किसी भी विषय को पूरा अध्ययन करने की बजाय बस थोड़ा सा पा गए, उसको उड़ा दिया।
जैसे जब मैं इस जीवामृत की बात करता हूँ, कहता हूँ जीवामृत में गोबर की और गौमूत्र की कोई जरूरत नहीं, तो बहुत सारे लोग मुझसे लड़ने को बैठ जाते हैं कि सचान साहब गोबर में तो लक्ष्मी का वास बताया गया है। मैंने कहा मित्र, वेद पढ़ लीजिए, लक्ष्मी का वास है गोबर में, लेकिन गाय में भी लक्ष्मी का वास है। गाय को जब आपने लक्ष्मी नहीं माना, गाय का बछड़ा उसको सड़क पर फेंक दिया, बेच दिया कटने के लिए, और गाय ने जब दूध देना बंद कर दिया तो भी उसको आपने हाँक दिया। जब मुझे गाय से मोहब्बत नहीं रही, गाय के बछड़े से मोहब्बत नहीं रही, गाय का दूध देश में कोई किसान, कोई भी कंज्यूमर जो आज 60 रुपए 70 रुपए लीटर दूध लेता है, अगर दूधिया उससे एक है कि भाई साहब मेरे पास भैंस का दूध कम हो गया, गाय का दूध है, लोगे क्या? तो कहेगा गाय का दूध क्या रेट दोगे? तो कहेगा वही रेट है 60 रुपए वाला। हर कंज्यूमर बोलेगा भाई साहब गाय का दूध अगर 40 रुपए में देना हो तो दो। हम कैसे सनातनी हैं? गाय को मां कहते हैं और गाय के दूध की कीमत कम लगाते हैं। तो गाय में लक्ष्मी का वास है, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं। गाय के साथ अगर मेरा व्यवहार पवित्र है, गाय को मां मानता हूं, तो मैं बता दूं, आप दूध और गोबर की बात भूल जाओ, आपके घर में लक्ष्मी आएगी आएगी। लेकिन गाय को मां नहीं मानेंगे, गाय के बछड़े को, जिसको नंदी जो शिव की सवारी है, उस वो देश की सड़कों पर खुला घूम रहा है, कटने के लिए मजबूर है, तो नंदी की सवारी को भी मैंने कंसीडर नहीं किया, शिव में जल चढ़ा रहे हैं। तो मित्र बात इतनी सी, गोबर में कुछ नहीं। और सुनना, हर जीव के द्वारा विसर्जित किए जाने वाले मल में, मैं कहता हूं आदमी के मल को आप टेस्ट कर लीजिए, उसमें भी 1 ग्राम मल में जो है करोड़ों बैक्टीरिया मिलेंगे। लेकिन ये सारे जीव के गोबर में, मल में निकलने वाले जो बैक्टीरिया, ये पाचन संस्थान में थे, पाचन की क्रिया में सहायता पहुंचाने वाले थे। अब गोबर के रूप में जब आ गया है तो अब उनका कोई रोल नहीं है, और ना विश्वास हो तो ऐसे देख लेना, एक किसान गाय पालता है, पिछले 6 महीने से एक जगह गोबर इकट्ठा है उसका। अगर गाय के गोबर में इतने बैक्टीरिया थे तो गाय का गोबर क्यों नहीं सड़ा? तो बात समझना है। देखिए, ज्ञान ही है जो मेरी नैया पार कराएगा। मैं, मेरे जीवन का जो उद्देश्य था उसको पूरा करके अगर सफल होके जाना है तो केवल ज्ञान है, दकियन उसी बातें नहीं है। और वो आध्यात्मिक पहलू भी है। गाय, अगर गाय के गोबर में तो इतने गुण है, गाय के मूत्र से कैंसर ठीक हो जाता है, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन कब? पौराणिक कथाओं में पढ़िए, राजा दिलीप से गाय कहती है कि हे राजन, मुझे दूध देने वाली गाय मत समझना, मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखती हूँ। प्रसन्न होने पर। मित्र नजर घुमा के देख लो ना, कौन अपनी गाय को प्रसन्न रखता है? सारे लोगों ने पक्के फर्श पर, पेशाब के चक्कर में, मूत्र के चक्कर में लोगों ने चिकना फर्श बना दिया ताकि गाय जितना भी पेशाब करे इस डब्बे में भर जाए। गाय असहज महसूस करती है, वो स्लिप होके गिरती है, तो गाय की कहाँ मुझको चिंता है? तो मैं बेसिकली, अच्छा जंगल की मिट्टी क्यों रिच है? वहां तो गाय नहीं है। तो समझना है, प्रकृति रूपी माता, धरती माता पहले है, धरती है तब गाय है, धरती है तब इंसान है, धरती है तब कुत्ता बिल्ली है। धरती है तो सब कुछ है, धरती नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए गाय को प्रसन्न रखना है। अब गाय, धरती में गेहूं उगाया, अब यूरिया डीएपी डाला, वही तो गाय ने खाया। आप बरसीम उगाते हैं, बरसीम को वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए चारा ज्यादा हो जाए, वहां भी तो यूरिया डालते हैं। तो गाय का मैं कहाँ ध्यान रखता हूँ? तो मैंने बोला जब मैं धरती का ख्याल रख लूंगा ना, तो धरती फिर हर जीव का ख्याल रख लेगी। और अगर जाने अनजाने मैं धरती का ख्याल नहीं रख पाया तो फिर धरती माता, देख ही रहे ना हम लोग, धरती माता क्या ख्याल बेचारी रख पाई। मैं तो जबरदस्ती बाई प्रेशर फोर्स डाल करके अधिक उत्पादन पाने के लिए जाने क्या क्या यत्न करते हैं। और लेकिन ये धरती माता अगर प्यार से मांगोगे ना, अगर इसके साथ थोड़ा सा भाव आपका पवित्र हो जाएगा, तो ये सब कुछ देगी बिना लागत के। मेरा तजुर्बा है, मेरे साथ जो किसान जुड़े हैं ना, कम से कम मैंने डायरेक्टली जो कहा 10-12 हजार किसान है, मैं उनका नंबर भी दे सकता हूं, उनसे पूछ लीजिए, सब खुश हैं। कहते हैं सचान साहब मैं वेजिटेबल की खेती करता था, 70,000 का पेस्टिसाइड डालता था, अब मैंने 0 कर दिया है। और बस इतना ही है कि 70,000 का जो डालता था, हो सकता है कि मेरा उत्पादन वैल्यू में 30-40 हजार का कम होता हो, लेकिन तब भी मुझे 30-35 हजार का फायदा है। और उसकी सब्जी जो भी आदमी खाएगा वो कम से कम वो बीमार तो नहीं होगा। ये पवित्रता जब आएगी ना, तब मैं मित्र किसान बन गाऊंगा, तब मेरा आहार सही हो पाएगा।
तो सबको मिल करके मैं तो एक ही निवेदन करता हूं, खेती जो नहीं भी करता है उसको भी खेती के बारे में निरंतर सोचते रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में ही खेती की जाती है। अब जमीन में मैंने बीज बोया, अब माँ के पास सामर्थ्य नहीं, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 रह गया, गन्ना बो दिया, तो गन्ने की ग्रोथ करने के लिए तो उसके पास सामर्थ्य नहीं है, तो फिर मुझे फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। जब फर्टिलाइजर डालेंगे तो बैलेंस, संतुलित जो 14 पोषक तत्वों के बीच का संतुलन था वो बिगड़ेगा, फिर बीमारियां लगेंगी, फंजीसाइड डालना पड़ेगा, और फिर इंसेक्ट लगेगा, दवाइयां डालनी पड़ेगी। तो मेरा एक ही सूत्र है, जीवामृत भी डालिए, लेकिन खेत की मेड़ बना के वर्षा का पानी रोकना भी एक प्राकृतिक खेती का हिस्सा है। खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाना भी प्राकृतिक खेती का हिस्सा है। जैसे आज तितली नहीं है और मधुमक्खी नहीं है। कई किसानों के साथ क्या होता है, मुझसे तो किसान कहते हैं, सचान साहब इस बार मैंने अमुक फसल बोई थी और फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ इतना अच्छा लग रहा था, लास्ट में मैंने देखा कि उसमें ग्रेन फॉर्मेशन कम हुआ। तो मैंने कहा मित्र, जितने फ्लावर में पॉलिनेशन हो पाया उसमें ग्रेन बन गया। अब तितली है नहीं, मधुमक्खी है नहीं, तो 100% ग्रेन फॉर्मेशन कैसे होगा? तो ये मेरा नजरिया है कि मैं अपनी नजरों से ठीक नजर से देखूं कि प्रकृति ने, परमात्मा ने हमको कौन सी व्यवस्था दी थी, किस व्यवस्था की सुरक्षा की जिम्मेदारी मनुष्य को सौंपी थी। तो मनुष्य तो उसको सुरक्षा करनी चाहिए, तो मनुष्य उसको बिगाड़ रहा है। मित्र ध्यान रखिएगा, इस धरती को बनने में 3.5 करोड़ साल लगे हैं। ये शिव पुराण में पढ़ लीजिए, शिव पार्वती की जो शादी का दृष्टांत है ना, 3.5 करोड़ साल तक शादी चली है, तब जाके इंसान पैदा हुआ है। और धरती की रचना में छोटी छोटी ग्रासेस ने, जिनको मैं आज खरपतवार बोलता हूं, उनने और उन मतलब ग्रासेस ने और इंसेक्ट ने धरती का निर्माण किया, जीव जंतुओं ने धरती का निर्माण किया है। आज हम वैज्ञानिक हो गए तो धरती की रचना करने वाले जीवों को, वनस्पतियों को ही मारने लगे अपने लालच में। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग जो डायरेक्ट खेती करते हो वो भी समझ लें इस बात को कि तेरा वैभव अमर रहे मां, मैं हम दिन चार रहे न रहे। और किसी दार्शनिक का, या मैं भूल रहा हूँ, किसी सज्जन ने कहा है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दूं और भी दूं। जब मेरा भाव ऐसा होगा तो मैं फिर बता दूं। धरती भी कहती, पुत्र तू मांग के देख, क्या मांगना चाहता है, तेरी डिमांड खत्म हो जाएगी मेरी, मैं मतलब तू मांगना जो है ना, मांगने की सीमा भी लांग देगा तभी मैं इतना दे दूंगी। और देती ही थी। अगर धरती साफ है, शुद्ध है, सही है, एक दाना गेहूं का बो दीजिए तो 2 भी टिलर्स लगाएंगे तो एक बाली में 56 दाने आते हैं। धरती माता 4 महीने में एक दाना बोने पर 112 दाना देती है, यानी कि धन को 100 गुना करने की सामर्थ्य रखती है। और आज भी करती है, लेकिन है क्या, वो जो 100 गुना मुझको मिलता है उसमें से इतना यूरिया में चला गया, इतना पेस्टिसाइड में चला गया, इतना सिंचाई में चला गया, इतना जुताई में चला गया, इतना कटाई में चला गया। दे तो अब भी रही है वो, लेकिन चूंकि वो, उसकी सेहत अच्छी नहीं है, वो प्रसन्न नहीं है, तो मेरा बहुत सारा खर्चा हो जाता है। तो जीरो बजट की जब बात करते हैं ना, तो जीरो बजट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, बीज बोना पड़ेगा और एक बार खेत जोड़ना पड़ेगा। जैसे अभी गेहूं कोई बोता है तो 4 जुताइयां करने के बाद ही गेहूं बो सकता है। धरती की फिजिकल प्रॉपर्टी ठीक बनी रहेंगी तो 1 जुताई करके गेहूं बो दीजिए। कौन कहता 4 जुताइयां करनी पड़ेंगी? तो धरती की ये जब बैक्टीरिया, ये जो बेनिफिशियल माइक्रोब जब पेस्टिसाइड डाल के खत्म हो जाते हैं ना मित्र, तो समझना किसी भी जमीन का पहले बायोलॉजिकल कैरेक्टर जैसे ही वीक होता है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जैसी जमीन की खराब होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज स्वतः खराब हो जाती। और किसी सॉइल की जब बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मैं रिच कर देता हूं तो सॉइल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज स्वतः ठीक हो जाती। आज देश की नीतियां, देश के वैज्ञानिक मिट्टी की जांच करा के केमिकल टेस्टिंग करते हैं कि यूरिया कितना है, फास्फेट कितना है। मैं कहता हूं भाई मेरे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की टेस्टिंग करो ना, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज का सीधे सीधे पोषक तत्वों से संबंध है। तो हमें जीवामृत के माध्यम से बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को ठीक करना है। ये जिन मैडम ने हमको आज इस मीटिंग में इनवाइट किया, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ
क्योंकि आपके माध्यम से कुछ किसानों ने हमको सुना होगा, और जिन्होंने भी सुना होगा तो मेरी बात समझ रहे हैं ना मित्र। ये प्रकृति में ही भगवान बसता है, और आज हम भगवान के साथ भी छल कर रहे हैं। धरती माता को के साथ छल करने का मतलब है भगवान के साथ छल करना। वर्षा के पानी ना बचाने का मतलब है विष्णु के साथ छल करना। जंगल को काटने का मतलब है कि ब्रह्म मतलब माँ पार्वती के साथ छल करना। ये जितनी भी वनस्पतियां माँ पार्वती का स्वरूप है, और यह धरती परमपिता शिव का स्वरूप है। हमारा एक ही पिता है जिसका नाम है आदि पिता सदा शिव, सदा से था सदा रहेगा, वो है धरती। और मेरी माता का नाम है आदि शक्ति माँ दुर्गा, यानी कि सारे जीवों को पालने वाली माँ दुर्गा, यानी वनस्पति जगत। तो ध्यान रखना पित्र, शिव की कोख में जो शिव की सेना है, यानी शिव जिंदा है, तो उसकी सेना को मारने का प्रयास पाप है। और माँ पार्वती यानी खरपतवारों को मारने का नाम पाप है। मुझको मैनेजमेंट करना है, क्रॉप बोने का तरीका बदलिए और पशु पालिए, उन्हीं खरपतवारों को उखाड़ करके पशुओं को खिलाइए। बीडीसाइड डाल करके कोई किसान सोचेगा कि मैं खरपतवार मारूंगा, इंसेक्टिसाइड डाल के इंसेक्ट मारूंगा, फिर सोचेगा मैं हंसूंगा। आप सपना देख रहे हैं मित्र। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति हंस के तो दिखाए। हाँ, लेकिन मैं बता दूं कि जो परमात्मा की व्यवस्था को क्षति नहीं पहुंचाएगा, कागज का नोट दो कुछ कम भी होगा उसकी जेब में, तब भी वो हंस सकता है। वो हंसेगा, 100% हंसेगा। परमात्मा जिससे खुश है, प्रकृति की व्यवस्था जिससे खुश है, वो हंस सकता है, वो स्वस्थ रह सकता है। बकाया अगर मैंने परमात्मा की या प्रकृति की व्यवस्था को क्षति पहुंचाई, तो जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है ना, आज आप कितने भी धार्मिक अनुष्ठान कर, धार्मिक अनुष्ठानों के करने के पीछे का मतलब यही है कि परमात्मा और परमात्मा की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिलकर के जीना सीख। हम तो पैसे के लालच में काम कर रहे हैं ना। आज पैसे का लालच बंद करना पड़ेगा मित्र। और किसी सज्जन को कोई मेरा प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जीवामृत की कहानी ये है कि गाय के गोबर, गाय का गोबर और गाय का पेशाब खेत में ले जाइए ना, ले ही जाते थे हम पहले, लेकिन जीवामृत में उसका कोई रोल नहीं है। जीवामृत में सिंपल कहानी है, जंगल के माइक्रोब्स लाने हैं, और जैसे कोई ड्रम में भी ना बना सके। कल मैंने एक किसान जो आए थे उनके साथ एक वीडियो शूट किया है कि कोई किसान अगर कहता है साहब ड्रम में नहीं बनाऊंगा, मत बनाओ ड्रम में। आपके खेत में खलिहान में अगर कोई अच्छा सा नीम का, शीशम का, जामुन का पेड़ है बड़ा सा, उसके नीचे आप 5 एकड़ जमीन है तो उसके नीचे आप 6-7 कुंटल गोबर डाल दीजिए और उसको पानी से भिगो दीजिए, और जो जंगल की मिट्टी लाएंगे ना, उस जंगल की मिट्टी को वहीं ब्रॉडकास्ट कर दीजिए उसी के ऊपर। और जैसे मैं चीनी ड्रम में बताता हूँ चीनी गुड़ आटा डालने के लिए, तो आप वो चीनी आटा गुड़ जो भी डालना चाहते हैं वो पानी में घोलिए और उसी गोबर की खाद में आप बिखेर दीजिए, तो माइक्रोब्स वहां भी डेवलप होता रहेगा। जरूरी नहीं कि मैं इसको लिक्विड फार्म में बनाऊं, मैं सॉलिड फार्म में डायरेक्ट बना सकता हूं। ठीक है ना। तो ये मेरी चर्चा थी। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जी जी, धन्यवाद विनोद जी, बहुत सुंदर आपका मार्गदर्शन। एक एक करके प्रश्न लेते हैं। रामकृष्ण रघुवंशी जी का हैंड रेज्ड है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात कहे, प्रश्न पूछे। जी, अनम्यूट कर लीजिए रघुवंशी जी। सर को प्रणाम बोल रहा हूँ और सदन को भी प्रणाम करता हूँ। जैसे कि आपने बताया, मैं भी इसी मुहिम में लगा हूँ काफ़ी। अभी मैंने 10 लाख पौधे लगाने का सब लक्ष्य लिया है और अभी 2 लाख हम लोग लगा चुके हैं और बाकी का आगे का हमारा सतत कार्यक्रम जारी है। तो जैसे आपने जीवामृत बनाने का बताया, तो जो 200 लीटर वाला फार्मूला है वो मैं थोड़ा लेट जुड़ पाया था, तो कृपया करके सिर्फ इतना सा निवेदन है, उसको रिपीट कर दीजिएगा। देखिए, जंगल से रिच फॉरेस्ट एरिया से, बात समझना, मेरे शब्द पकड़ना। जी जंगल की रिच एरिया से, रिच एरिया जब मैं बोल रहा हूं तो ऐसा जंगल जिस पेड़ के नीचे ढेर सारा बायोमास इकट्ठा है, यानी बारिश में बह के बाहर नहीं गया, जी उस स्थान का वो बायोमास हटाइए। वहां के नीचे की मिट्टी हमको लानी है 5 किलो। वो 200 लीटर के ड्रम में डालनी है, 200 लीटर पानी भर देना है और इसमें 2 महीने में बनाना है।
तो हमको 28 केजी चीनी प्लस गुड़, यानी 14 किलो चीनी, 14 किलो आटा, 14 किलो गुड़, 14 किलो आटा, 2 महीने में बैक्टीरिया की माइक्रोब्स की कॉलोनी को 10 की पावर 9 तक ले जाने के लिए मुझको 28 से 30 केजी मटेरियल चाहिए। ये मैं वन टाइम दे दूं या मैं ये 2 महीने में 5-5 किलो करके 6 बार दे दूं, ऐसा मुझको करना है और ये आपका तैयार हो जाएगा। केवल मिट्टी, गुड़ और आटा, मिट्टी, चीनी और आटा, और कोई चीज इसमें नहीं डालनी, और केवल 20 लीटर 1 एकड़ में केवल 20 लीटर यूज करना है, यानी 200 लीटर का ड्रम 10 एकड़ जमीन में खेती करने वाले किसान के लिए सफिशियंट है। इसको डालने के बाद किसी भी फास्फेटिक, पोटेशिक, जिंक, सल्फर की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर चना, मटर, मसूर, उर्द बो रहे हैं तो यूरिया की भी जरूरत नहीं है। लेकिन गेहूं है, धान है, गन्ना है, कपास है, ऐसी क्रॉप लेंगे तो मुझे नाइट्रोजन की मात्रा जैसे पहले मैं देता था उतनी मैं देता रहूंगा। कब तक? जब तक उसका ऑर्गेनिक कार्बन वैल्यू ना बढ़ जाए। अभी ऑलमोस्ट किसानों के खेतों में ऑर्गेनिक कार्बन की जो वैल्यू है वो 0.3, 0.2 है, किसी किसी किसान की 0.4 भी हो सकती है। जब ये बढ़ करके 0.6, 0.7 तक ना चली जाए तब तक मुझे नाइट्रोजन हैवी क्रॉप में देना पड़ेगा। बस कोई सॉइल बोर बीमारी कोई भी नहीं लगेगा। आज हर क्रॉप में 70% बीमारियां सॉइल बोर्न है। जब मैंने जुलाई के महीने में ये जीवामृत खेतों में डाल दिया तो अक्टूबर में आप मिर्च लगाना, टमाटर लगाना, बैंगन लगाना और देख लेना आप कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। और इनकेस छोटी मोटी थोड़ी बड़ी मात्रा में आती तो उसके लिए मैं संजीवनी खाद का नुस्खा है जो नीम और गोबर और गुड़ से बन जाता है। सिंपली मुझे तो तय करना है कि मुझे केमिकल नहीं डालना है। अगर धरती को बचाना है तो केमिकल ना डालने की मुहिम में मुझे आना पड़ेगा और बायोमास डालना पड़ेगा। ये वृक्षारोपण जो आपने किया बहुत पवित्र काम है और ये जन अभियान है। और जब लोग मोटिवेटेड होते हैं, प्रकृति से मोहब्बत होती तो लगाते हैं लोग, कोई बात नहीं, अच्छा काम है। ठीक है ना? जी 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 विनोद जी, धन्यवाद। रामकृष्ण रघुवंशी जी डॉक्टर साहब एक मिनट, जो 20 दिन का आपने बोला था कि आप इसे जल्दी भी तैयार कर सकते हैं, तो 20 दिन के लिए मुझे क्या करना होगा? अगर आपके पास 10 एकड़ जमीन है और 20 दिन में तैयार करना है तो मिट्टी जो जंगल से लाए थे वो 15 किलो कर दीजिए। अच्छा, उसको 3 गुना कर देना है? मिट्टी को 3 गुना कर दीजिए, भोजन उतना ही रहेगा 28 किलो। अच्छा जी। क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ माइक्रोब्स मैंने बढ़ा दिए ना जी, तो 20 दिन में तैयार हो जाएगा। बराबर बराबर। जी धन्यवाद। मैं नारायण जी का प्रश्न हैंड रेज था पहले। नारायण जी, आपका स्वागत। जी ओम, सदन को प्रणाम और सचान सर को भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद आपको जो इतनी अच्छी जानकारी आपने दी हमारे लिए। मैं बोल रहा था उसमें गोबर का और गौमूत्र का जीवामृत पे, तो मैंने मिट्टी का बनाया था, जंगल की मिट्टी का, 3 जगह की मिट्टी ली थी। पर आपने जो रेशो बताया वो लंबा बता दिया, बहुत सही बताया। मैंने क्या 15 दिन में यूज कर लिया था उसको, उसका परिणाम मेरे लिए नहीं मिल पाया पूरा, तो आपने 2 महीने का बताया, बहुत सही बताया। मैं ये पूछना चाह रहा सर कि आप ये जंगल की मिट्टी का ही जीवामृत बनेगा कि उसके और भी कई तरीके हैं बनाने के, फल से या मिट्टी से? ना एक जी सर। जीवामृत में मैंने अभी बोला कि जीवामृत में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम किन जीवाणुओं का संवर्धन करना चाहते हैं। तो हम प्रकृति के उस हर जीवाणु का संवर्धन करना चाहते हैं जो नेचर में मौजूद है। तो नेचर के जीवाणु के संवर्धन के लिए मैं जंगल से मिट्टी लाता हूँ। अब जब भोजन की बात आती तो सबसे सरल भोजन आटा गुड़ ही है। अब जैसे कई किसान हमसे पूछते हैं साहब इसमें फलों का पल्प डाल दें क्या? कहाँ चले गए? मतलब सबसे जी गुड़ है और चीनी है और आटा है। आटा माने जो आप आटा खाते हो, अगर गेहूं का खाते हो गेहूं का डालो, बाजरे का खाते हो बाजरे का डालो। वहां भी कोई ऐसा नहीं कि बेसन का डालो। कई किसान कंफ्यूज रहते हैं कि साहब हमको बेसन का बताया गया था, बेसन में प्रोटीन होता है। तो ऐसा मत जाइए आप सिंपल, मैंने बोला बैक्टीरिया का भोजन शुगर ही है। और आटे में भी 90% कार्बोहाइड्रेट है। जब आटा टूटेगा नाइट्रो पार्टिकल्स में तो 90% तो उसमें शुगर ही है। ठीक है ना?
जी सर। मिट्टी जी आपने बोला था बैठती ये नर्मदापुरम में किस किसान ने लाया? मैं नर्मदापुरम से ही हूँ। है। आप मेरा नंबर मैडम से ले लेना और फिर मुझको व्हाट्सएप करना, मैं आपको बता दूंगा नर्मदापुरम है और कितने, जहाँ का भी मैंने बोला आप जितने किसान जुड़े होंगे हो सकता है उनके नियरेस्ट बहुत सारे लोग ले गए हों, और बहुत सारे लोग तो जंगल के किनारे ही रहते होंगे, तो वो जी जी मतलब बिल्कुल। आप हमसे फोन करके वार्ता करके पूछ सकते हो। जी जी जी, ठीक है धन्यवाद नारायण जी। और मैं आगे आदरणीय अशोक पटेल भैया का सवाल है, नर्मदापुरम से ही है। आदरणीय अशोक पटेल जी, अपना सीधा सवाल करिए। ये इसको 2 महीने तक रखना पड़ेगा क्या? ये 2 महीने वाली विधि तो 2 महीने तो बहुत, और एक ड्रम में ही काम हो जाए क्या? 10 एकड़ में एक ड्रम में इसको कैसी कितनी कितनी बार डालना, कैसे डालना, उसको थोड़ा बताओ देखिए ना। वो सुन, बना पूरी अच्छा प्रैक्टिस जब तक आदमी को नहीं होगी, जब तक वो काम नहीं कर पाएगा। ये बहुत दिक्कत वाली चीजें हैं ये सब। देखो सुनो, बनाने की विधि तो मैं बता चुका, अब डालने की विधि भी बता चुका। अब आपका सवाल केवल इतना है कि एक ही बार डालना कि कई बार डालना है, तो मैंने बोला एक ही बार डालना है। जैसे मैंने बोला था ना कि अगर किसान कोई क्रॉप बो रहा है, पले खेत में पानी लगा रहा है, तो पानी जब भर गया खेत में तो डाल देगा 20 लीटर, फिर जब ओट आएगी तो जुताई करके अपनी क्रॉप बो देगा। फिर मैंने दूसरा बताया कि अगर पानी नहीं भरा, उसकी खेत में नमी है और लिक्विड फॉर्म में नहीं डाल सकता, तो मैंने कहा इसको 100 किलो गोबर की खाद में मिला करके बिखेर करके जुताई कर देगा, फिर फसल बो देगा। इतना ही सा काम है, इसको रिपीट नहीं करना है, 1 टाइम डालना है। वैक्सीनेशन किया मैंने, माइक्रोब्स नहीं थे, माइक्रोब्स का वैक्सीनेशन कर दिया जमीन में, बार बार को थोड़ी डालना है, फिर अगली क्रॉप में डालना है। और अगर किसी ने पेस्टिसाइड डालने बंद कर दिए, खेतों की मेड़ों पर उसके अच्छे से पेड़ है, उसको जीवन भर कभी नहीं डालना है, एक ही बार डाल के खत्म कहानी। मरने का, बैक्टीरिया के माइक्रोब्स के मरने का कारण जिस दिन मैंने बंद कर दिया, उस दिन के बाद खुद मुझे जीवामृत रिपीट नहीं करना। अब आपने क्लोरोपाइरी बैक्टीरिया भी डाला, किसी ने डरा दिया कि तुम्हारे खेत में दीमक है, फिर तुमने क्लोरोपाइरी खाद भी डाल दिया, तो ये वाली कहानी तो अधूरी हो गई, बेकार चली गई, तो आपको बेकार हो गया। अगर आपने डाला था बरसात में और रबी की फसल काट ली और गर्मी का सीजन है, खेत की मेड़ों पर कोई अच्छी कैनोपी वाले पेड़ नहीं, तो फिर अप्रैल मई जून में मर जाएगा, तो फिर जुलाई में सर डालना। आपका कहीं ये प्रैक्टिकल का वो है क्या, सेंटर कहीं जहाँ आके मैं तो देखें समझे? देखो सुनो, मैं तो बेसिकली झांसी में रहता हूँ, झांसी में आकर के देख जाओ, समझ जाओ। और मतलब जब आपके मन में ऐसा है कि मैं जब देखूं तब समझूं, तो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं, आप जहाँ के हो वहाँ के किसानों के आप जब फोन करोगे हमको व्यक्तिगत, जैसे अभी मैं जब इससे लेफ्ट हो जाऊंगा तब मैं आपको बता पाऊंगा इसका जो कौन कौन किसान है। प्रैक्टिकली रिसर्च सेंटर होगा ना, जहाँ ये प्रैक्टिकली सब चीज होती है, क्योंकि महोदय ये मेरी जो पूरी, एक मिनट महोदय, मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई है, और जितने भी प्रैक्टिकली आप खेती में जितना कुछ कर रहे हो प्रैक्टिकली तो कर रहे हैं, वैज्ञानिकों ने प्रूफ किया है ना, फिर क्या दिक्कत है। अशोक भैया, बीच में मैं रोकना चाहती हूँ आपको। दरअसल मैं नंबर दे दूंगी और फिर आप सीधा कांटेक्ट करिए, और फिर बाकी जो भी मन में प्रश्न है वो कृपया हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता विनोद कुमार जी से करिए। आगे में आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। ठीक है मैडम। ओम, सदन को सादर प्रणाम। आज की विशिष्ट जानकारी है और मैं पहले सर से संपर्क एक बार कर चुका था, किंतु मैंने बनाया नहीं था। मैं सर एक बात पूछना चाह रहा था कि मैंने एक बार बना लिया 200 लीटर, और 200 लीटर का मैंने उपयोग कर लिया, फिर मुझे दूसरी जमीन में करना है, तो इसको मैं किस तरह से और मल्टीप्लाई करूं? और दूसरी बात, ये ड्रम को मुझे छाया में रखना चाहिए या कहीं भी रख सकते हैं? ठीक बात। देखिए क्या है कि आपको बार बार जंगल नहीं जाना। जब आप इसको 200 लीटर बनाया था तो इसमें केवल 2, 4, 5 लीटर छोड़ दीजिएगा, बचा लीजिएगा। ड्रम को छाया में ही रखना है, और 2, 4 लीटर जब आपने यूज कर लिए, 2, 4, 6 लीटर बचा लीजिएगा। अगेन फिर पानी डाल दीजिएगा, फिर भोजन डाल दीजिएगा। भोजन फिर उतने 28 किलो फिर डालना है दोबारा में भी? बिल्कुल। अब देखिए 2 चीजें हों। एक सज्जन बोल रहे थे कि इसको जल्दी बनाना हो तो क्या करें, तो मैंने बता दिया मिट्टी 3 टाइम्स लाएंगे। अब आपका प्रश्न है, जैसे मान लो आपने जुलाई में यूज कर लिया, बनाया और यूज कर लिया, अब आप अगली फसल बोने वाले हैं दिसंबर में, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 4 महीना है।
अब क्या करेंगे कि चूंकि यहाँ पर मैंने टास्क दिया था कि 2 महीने में बनाना है, अब हमको बनाना 4 महीने में, क्योंकि 2 महीने में अगर बन जाएगा ना तो फिर ये 2 महीने तक ऐसे नहीं रह पाएगा। बैक्टीरिया की कॉलोनी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो सफोकेशन फील करेगी, फिर डेड सेल बढ़ती चली जाएंगी। तो हमको 4 महीने में बनाना है। तो जो 28 kg भोजन था ना, इसको मुझे 4 महीने में देना, स्लोली स्लोली करके। तो पहले मैंने ड्रम में 6 किलो डाला, फिर मैंने 6 किलो डाला, फिर मैंने 8 किलो डाला, और फिर चौथे महीने में डाल करके जो रेस्ट क्वांटिटी बची वो डाल दिया। तो 4 महीने में हो जाएगा। हमको जरूरत कब है वो भी देखना है, ठीक है ना। बहुत धन्यवाद सर। जी 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 धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब, नर्मदापुरम। जी ओम, सदन को नमन। सर मेरा प्रश्न ये है, नर्मदापुरम में लगभग सन 75 से कीटनाशक तो कम पर रसायन का बहुत प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पर 3 फसल ली जा रही है, धान, गेहूं और मूंग, और सब में पेस्टिसाइड भी मतलब धान में और मूंग में पेस्टिसाइड भी खूब डल रहा है, गेहूं में पेस्टिसाइड नहीं डाल रहे, और अब तो और बीडिसाइड भी डलने लगा। इस परिस्थिति में जब मुझे यदि जून जुलाई में धान लगाना है, इसके बाद गेहूं लगाना, फिर मूंग लगाना, अभी मूंग में तो अब वो संभव नहीं है कि बन नहीं पाएगा, तो हमको इस मतलब जो फसल चक्र इस तरह का है, इसमें हमको किस तरह से हम जैसे अभी धान जून में उसको खेत को मचाएंगे, उसमें पानी भरेंगे, तो जब हम पानी मचाते समय यदि इसको डालेंगे और जब फिर पानी भरेंगे तो इन जीवाणुओं पर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि पानी तो भरा रहेगा। भरा रहने दो। इन जीवाणुओं को अभी ड्रम में भी तो ये पानी की ऑक्सीजन से ही काम चला रहे हैं, तो पानी से इसको कोई हानि नहीं है। बस आप धान की खेती करते हैं तो देखिए, जब हम प्राकृतिक खेती की तरफ चलेंगे, जीवामृत मैंने डाल दिया, एक चीज का ध्यान रखना, आप फर्टिलाइजर धान के लिए डालते हैं, डालिए, हम उसमें फर्टिलाइजर से बैक्टीरिया को कोई लॉस नहीं, लेकिन पेस्टिसाइड के नाम पर कि धान के खेत में बहुत सारा पदार्थ पहले डाल देते हैं, कोराजिन डालेंगे, रीजेंट डालेंगे, कैप्टाप डालेंगे, आप दिमाग से निकाल दीजिए कि अब मुझे जमीन में कुछ भी डालना है। फोलियर स्प्रे अगर एक बार करते हैं ना किसी भी पदार्थ का, फोलियर स्प्रे जो जमीन में नहीं जा रहा, वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है जिनको मैं जमीन में डालता हूं, वो चीजें तो ये समझ लीजिए कि अब आपको टच नहीं करनी है। इमरजेंसी में मूंग बोई है, इमरजेंसी में पत्ती में कोई कांटेक्ट पॉइजन डालना, वो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डालना तो वो भी बैन है, लेकिन मान लो उससे बैक्टीरिया नहीं मरेगा। जब हमने सॉइल में बैक्टीरिया को इनोकुलेट किया और सॉइल में मैंने इंसेक्टिसाइड डाल दिया, तो फिर पूरा सत्यानाश। आप 3 क्रॉप लेते हो, कोई बुराई नहीं है। धरती माता ने कहा बेटा मुझे नंगा मत छोड़, तो मूंग भी बोलो। सूरज ने कहा मैं तो रोशनी दे रहा हूँ, चाहे जितना उपयोग करो। आज सोलर पैनल लगा करके गवर्नमेंट जो है ना, सूरज की ऊर्जा को से एनर्जी बना रही है। तो ये मूंग की क्रॉप भी क्या है, अप्रैल मई जून में खेत खाली रहता, आप किसान ने मूंग बोली है, ये बहुत अच्छा है कि सूरज की एनर्जी को मैं मूंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। बस बुरा इतना है कि जब मैं ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए और पेस्टिसाइड डालता हूँ ना ज्यादा, उतना ही बुरा है। 3 क्रॉप कंटिन्यू 3 क्रॉप लेना बुरा नहीं है। बुरा ये है कि कंटिन्यू 3 क्रॉप लेना है, ऑर्गेनिक कार्बन कम है, तो चूंकि 3 क्रॉप के लिए मिट्टी भोजन उपलब्ध नहीं करा पा रही है, इसलिए मैं उसको फिर दबा करके यूरिया DAP दे रहा हूँ।